बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 अक्टूबर और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की लोकल कोर्ट से रखते हैं, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की 10 लाख रुपए के मुचलकों के इव्ज आज जमानत मंजूर की। जमानत मंजूर करने की देर थी कि जो लोकल अदालतों के जजेस थे उनकी अपनी जमानत कैंसिल हो गई। जी हां, चौधरी साहब की तरफ से उन्हें अहकामात आए कि आप अदालत से भाग जाएं। फिर क्या हुआ, जितनी देर में बुशरा बीबी के वकला जो हैं वो हाई कोर्ट का हुक्मनामा लेकर लोअर कोर्ट में पहुंचे, जहां पर जमानत के मुचलके जमा करवाने थे, और वो जो एक कागज बनता है जिससे फ्रीडम मिलती है जेल से, जिसे रोबकार कहा जाता है, वो जारी करवाना था, कि जजेस भी अदालत से भाग गए और उनका पूरे का पूरा अमला भी भाग गया। जब पूछा गया तो पता चला कि एक जज साहब की तबीयत खराब है, इसलिए वो घर चले गए या घर से आए नहीं, और दूसरे जज साहब किसी जनाजे पे पहुंच गए। ड्यूटी पर मौजूद जज भी नहीं है। और यहां तक तो फिर भी समझ आती थी, लेकिन यह बात समझ किसी को नहीं आ रही थी कि अदालती अमला वहां पर क्यों मौजूद नहीं है। एक सन्नाटा था, एक खौका आलम था पूरी की पूरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। अदालतों के अंदर कोई बंदा बशर नहीं था। चौधरी साहब ने लगता है अहकामात दिए थे कि अगर आज आपने रोबकार जारी की तो फिर आपकी ऐसी की तैसी। तो जजेस फरार हो गए। लग अब यह रहा है कि बुशरा बीबी को रिहाई देने को चौधरी साहब बिल्कुल तैयार नहीं है, और शायद अब कोई और घटिया और झूठा केस जो है वो नई सिरे से बनाया जाएगा और बुशरा बीबी को उसकी आड़ में दोबारा कैद करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल कल दिन होगा तो इसके ऊपर वकला दोबारा पहुंचेंगे अदालत में, और देखते हैं कि कल तक अब क्या नई साजिश चौधरी साहब बुनते हैं। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि जमानत मिलने के बावजूद, मुचलके अरेंज होने के बावजूद, वकला के अदालत पहुंचने के बावजूद वहां पर कोई नहीं था, और आज बुशरा बीबी को रिहाई मुयस्सर ना आ सकी। वो आज भी जेल में ही रहेंगी। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि नैब तरामीम का, याद कीजिए नैब तरामीम का जो केस था जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत भी पेश हुए थे, वो वही वाहिद केस था जिसमें अदालत में ऑनलाइन पेश हुए थे, और वो तस्वीर बाहर निकली थी जो फिर आप सब ने देखी थी, और उसके ऊपर काजी साहब ने फिर बहुत ऊपर नीचे हुए थे कि ये तस्वीर कैसे बाहर निकल गई। याद कीजिए ये वही केस है जिसकी लाइव ट्रांसमिशन पूरे पाकिस्तान को दिखाई जाती थी, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब पेश हुए तो उस दिन लाइव ट्रांसमिशन जो है वो बंद कर दी गई थी। जस्टिस अतर मिनला ने इसके ऊपर बड़ा इख्तलाफी नोट लिखा था और कहा था कि जब पहले इस केस की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाती है तो अब इमरान खान साहब के आने के ऊपर क्यों ना दिखाई जाए। बहरहाल उन नैब तरामीम के केस को बाद में काजी फाइज ईसा साहब ने अलाउ कर दिया था, मीन पास कर दिया था। नैब की तरामीम तो पास थी, लेकिन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उनको उड़ाया नहीं था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने लेजिटिमाइज कर दिया था अदालती पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब उसके बाद पाकिस्तान में 49 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपए तक की, मतलब ₹1 कम 50 करोड़ से अगर आप करप्शन करते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछ सकता। हाँ, इससे भी ज्यादा करप्शन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर माल जो है वो आपको अपने बीवी बच्चों के नाम पे रखना पड़ेगा, और अगर आपने बीवी बच्चों के नाम पे रखा तो आपसे कोई नहीं पूछ सकता कि ये आपने पैसे कहां से बनाए। आपसे कोई नहीं पूछेगा ये लंदन के अपार्टमेंट्स कहां से बने, सरे का महल कहां से बना। तो आपको मुकम्मल छुट्टी दे दी गई। अब पाकिस्तान के अंदर 50 करोड़ तक की, जो ₹1 कम 50 करोड़ से करप्शन है, उसे तो काइंड ऑफ लेजिटिमाइज कर दिया, उस पर तो अब केस बन ही नहीं सकता। उससे ऊपर करनी है तो बच्चों के नाम पे करें। बहरहाल ये वो फैसला किया था, और इस फैसले में काजी साहब ने बहुत ही बेहुदा रिमार्क्स दिए थे, और आए दिनों में वो बेहुदा रिमार्क्स देते हैं। या तो बदकिस्मती से उनकी परवरिश गंदी हुई थी, माजरत है इन अल्फाज के ऊपर, या उनकी शख्सियत इतनी गंदी है कि वो फाजिल जो जजेस हैं साथी उनके जो डिसीजंस है उनके ऊपर बात नहीं करते, बल्कि उनकी जो जात है उसके ऊपर अटैक करते हैं। आज उनको आईना दिखाया है जस्टिस हसन अजहर रिजवी। अमूमी तौर पर बड़े ही ये कहेंगे आप कि बहुत ही शाइस्ता किस्म के जज हैं जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं। बहुत ही मुतदिल मजाज हैं, बहुत ही नरम रवैया या बहुत ही रिस्पेक्टफुल रवैया है, बहुत ही अच्छा अपना कंडक्ट करते हैं। लेकिन लगता है कि काजी साहब की जो गाली गलोच है, काजी साहब की जो फस्तायत है, बदतमीजी है, गलाजत है, उससे वो इतना दिल बर्दाश्ता हुए कि आज उन्होंने जब इख्तलाफी नोट लिखा तो उसमें उन्होंने काजी साहब को ऐसा आईना दिखाया, ऐसी आप ये कहिए कि अदालती जुबान में ऐसी चपेड़े मारी, लेकिन वो तो अगर किसी में शर्म हो तो उसको महसूस होती है।
काजी साहब जिस किस्म के बेशर्म आदमी हैं माजरत के साथ, वो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई शर्म होगी। वो गलाजत के सब लेवल क्रॉस कर चुके हैं। दिल करे तो इसके ऊपर भी अगले 1-2 दिन के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन लिख के दे दें, कोई खत लिख दें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब के बारे में उल्टी सीधी चीज बकवास कर दें। कुछ भी काजी साहब जाने से पहले कर सकते हैं, लेकिन जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने आज खूब आईना दिखाया काजी साहब को, और अपने इख्तलाफी नोट में काजी साहब के तमाम घटिया कंडक्ट को जो है उसका उसका जो है वो भांडा फोड़ दिया है, और कहा है कि आप केस के मेरिट्स पे बात करते, आप केस के कानूनी निकात पर बात करते। जो आपके सीनियर जजेस रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने इस केस के ऊपर पहले फैसले दिए हैं या ऑब्जर्वेशंस दी हैं, आप उनके कानूनी निकात में अगर कोई कमजोरी थी तो उस पर बात करते, आप उन कानूनी निकात को एक्सप्लेन करते। आप उनकी जातियात के ऊपर हमले कर रहे हैं, उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट के जज का ना कंडक्ट है, ना वकार है, और इसकी सरीहन खिलाफवर्जी की गई है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। खुलकर उन्होंने अदालती जूते मारे हैं काजी साहब के सर में भिगो भिगो के, लेकिन वो काजी क्या हुआ जिसको समझ आ जाए। काजी साहब बेशर्मी के उस लेवल पे हैं जहां पर उन्होंने ना खुद समझना है, ना किसी को जीने देना है, ना खुद। लेकिन आप देखते हैं अब उनके साथ क्या होता है, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं कोई क्रेडिट लेने के लिए आपको नहीं बता रहा, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये सिचुएशन बड़ी वाजे थी कि काजी साहब के साथ क्या होना है। मैं 5 महीने से जो बात आपको बता रहा था, कोई अंदर के जराए या कोई चीज नहीं थी, मैंने पहले भी आपको बताया। मैं देख पा रहा था कि काजी साहब जैसे लोग जो होते हैं वो बाद में टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं, और उनको फिर डस्टबिन में भी नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, उन्हें कमोड में डाल के फ्लश कर दिया जाता है। और 5 महीने पहले मुझे पता था कि यही होना। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि काजी साहब के जो सज्जन थे, मित्र थे, जी हाँ, मैं सज्जन जंदाल की बात नहीं कर रहा हिंदुस्तान से, मैं पाकिस्तानी सज्जन जंदाल की बात कर रहा हूं। मतलब कि नवाज शरीफ साहब जो सज्जन जंदाल के बड़े करीबी दोस्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। नवाज शरीफ साहब काजी के चीफ जस्टिस बनने पर पाकिस्तान आए थे, और अभी भी काजी के चीफ जस्टिस होते ही पाकिस्तान से रवाना हो रहे हैं। अभी काजी साहब का जो आखिरी दिन होगा उससे पहले पहले या तकरीबन उसके आगे पीछे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। एक रात दुबई में रुकेंगे, उसके बाद 2 दिन गालिबन वो लंदन में रुकेंगे, उसके बाद वो अमेरिका पहुंच जाएंगे, चंद दिन वहां रुकेंगे। वहां से वापस जब वो लंदन में आएंगे तो बाजी मरियम दोबारा पहुंचेगी लंदन, और लंदन से शायद स्विट्जरलैंड, जनीवा या दूसरी जगहों पर जाएं। कहा जा रहा है कि बाजी का वो जो एक मेडिकल चेकअप होता है जो ओकेजनली होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बहुत सारी लोग जो सर्जरीज करवाते हैं, मुझे नहीं पता, उनके फॉलो अप चेकअप्स होते हैं, स्पेशली प्लास्टिक सर्जरीज अगर हों। मुझे नहीं पता, हमारी बहन है, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन जाहिर है अगर वो प्लास्टिक सर्जरी है तो फिर उसका एक, जितने भी प्लास्टिक सर्जन हैं उनसे मेरी जो बातचीत हुई, उन्होंने यही बताया कि उसका रूटीन चेकअप होता है हर 2-3 महीने के बाद, और रीट्रीटमेंट्स होते हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो शायद वो वाला मामला हो। लेकिन बाजी जो है वो अब नवाज शरीफ साहब को मिलने यूके आएंगी, और फिर दोनों बाप बेटी जो है वो वहां से यूरोप भी जाएंगे। यूरोप जब भी जाते हैं तो अमूमी तौर पर जो उनका दौरा होता है वो स्विट्जरलैंड का होता है, और स्विट्जरलैंड में कहा जाता है रिपोर्टेडली कि वहां जनीवा में कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई सर्जन है या कोई क्लिनिक है जहां पर बाजी तशरीफ लेके जाती। याद कीजिए पिछली दफा भी उन्होंने अपना जो कोई 20 के पता नहीं कितने दिन का ट्रिप था, वो सिर्फ 53,000 रुपए में उन्होंने अपने टैक्स के गोशवारों में बताया था कि 53,000 रुपए में स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपने कोई 2-3 हफ्ते जो हैं वो गुजारे थे। अब हमें नहीं पता कि इतना सस्ता वहां पर गुजर बसर कैसे होती। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये तो आपको समझ आ गई कि काजी साहब जो है वो इनके होते हुए ही आए थे, और इनके होते हुए ही अब यहां से तशरीफ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात यहां पर आपने जहन में रखनी है कि काजी साहब चले तो जाएंगे इस सारे प्रोसेस के अंदर, काजी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी, लेकिन एक ना एक दिन इन दोनों को वापस आना पड़ेगा। ये अब ये नहीं हो सकता कि काजी साहब निकल रहे हैं और उनके साथ नवाज शरीफ निकल रहे हैं, तो जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के अंदर किया है उसका इनको हिसाब ना देना पड़े। अच्छा जी, अगली जो आपके सामने खबर रखनी है वो ये कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से इस्तीफा लेना चाहते थे ये तमाम लोग, और इनका दिल ये था कि अब क्योंकि उन्हें सुपरसीड कर दिया गया, जस्टिस याया अफरीदी जो उनसे जूनियर हैं उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, तो दिल बर्दाश्ता होके जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो अख्तर हैं वो इस्तीफा दे देंगे, साइड पे हो जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था इनका ये दिल है ताकि हमें कोई पूछने वाला ना बने। अब हम आपको ये इतला दे सकते हैं
कि दोनों ने इस्तीफा ना देने का फैसला किया है, दोनों ने अदालती काम एज पर रूटीन जारी रखने का फैसला किया और आने वाले दिनों में हसनात मलिक साहब की रिपोर्ट के मुताबिक जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उन्हें पाकिस्तान की डिफरेंट बार काउंसिल्स भी बुलाएंगी और वो वहां पर खिताब भी करेंगे। मतलब कि आपको आने वाले दिनों में खासी हिलजुल जो है वो होती हुई नजर आएगी। ये जो हिलजुल होगी इसमें आपको जो एक आगे जुडिशियल काउंसिल नमा कोई चीज बननी है जिसने बेंच फॉर्मेशन करनी है और आईनी बेंच बनाना है, वहां पर भी दोबारा जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब वो दोबारा कंसिडर हो सकते हैं उस आईनी बेंच के अंदर भी। देखते हैं वो सारे का सारा मामला क्या बनता है, लेकिन एक चीज तय है कि दोनों जजेस ने इस तरह से घर जाने का फैसला जो है वो नहीं किया जैसे ये चाहते थे। जैसे पहले इन्होंने जस्टिस इजाजुल एहसन को फारिग करवाया था सुप्रीम कोर्ट से और उनको घर भेज दिया था, ये वाले जजेस उतनी आसानी से घर नहीं जाएंगे। इनकी जो ख्वाहिश थी, इनके टाउट्स की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं की। आज एक केस सामने आया जस्टिस मंसूर अली शाह और आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक साहबा के सामने। दोनों ने बहुत ही लाइटर अंदाज में जब केस देखा और उसको उन्होंने कहा कि ये केस तो आईनी अदालत में जाना चाहिए। पता नहीं वो केस आईनी अदालत में लगाते हैं बाद में कि नहीं लगाते नए चीफ जस्टिस, लेकिन दोनों जज साहबान ने ये कहा कि ये केस तो आईनी बेंच का बनता है, मीन आईनी बेंच में भेजना चाहिए, तो इसको हम नहीं सुन सकते, आईनी बेंच बनेगा तो वो सुनेगा। ये दूसरा केस है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आईनी अदालत को भेज दिया, आईनी बेंच को भेज दिया। अब जरा गौर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये मैं एक तबसरा कर रहा हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कि जस्टिस आयशा है और जस्टिस मंसूर हैं और जस्टिस अतर मिल्ला हैं और भी चंद जजेस हैं, आपको पता ही है वो जो 8 मेजॉरिटी वाले जजेस थे। अब अगर वो हर केस को आईनी बेंच की तरफ भेजना शुरू हो गए, अब अगर किसी बेंच के ऊपर 2 जजेस बैठे सुन रहे हैं और उनमें एक जज भी कहता है कि ये केस तो आईनी बेंच का है, तो दूसरे जज साहब तो उसको नहीं रोक सकते। तो अब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याया अफरीदी कैसे चलाएंगे अगर 8 जजेस जो हैं वो हर केस को आईनी बेंच में भेजेंगे, तो फिर आईनी बेंच ही काम करेगा, दूसरी तो सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगी। तो आपको मेरा बताने का मतलब यह है कि एक तरफ जहां आप थोड़े अफसरदा हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया, तो वहां पर आपको मैंने कल भी कहा था कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इन्होंने ये जो शैतानी काम करना था वो तो कर लिया, लेकिन अब ये शैतानी काम इनसे हजम नहीं होगा। इनकी हालत उस बंदर जैसी है जिसने कुजे में किसी छोटे मुंह वाले बर्तन के अंदर कोई भी चीज निकालने के लिए हाथ तो डाल लिया और उस चीज को अब मुट्ठी भी भर ली है। अब मुट्ठी बंदर छोड़ नहीं रहा और उस बर्तन में से हाथ निकल नहीं रहा। इन्होंने लालच में आके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर तो ये हो गए हैं, लेकिन अब इनको समझ नहीं आएगी आने वाले दिनों में, मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को चलाना कैसे है। अगर जजेस वाकई कानून और इंसाफ के तहत खड़े हो गए और उन्होंने इनकार कर दिया और साथ बार काउंसिल्स मिल गई और साथ पाकिस्तान की पब्लिक निकल आई, जो कि कुछ ना कुछ होना है क्योंकि लावा पका हुआ है, वो कितनी देर में होना है मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लावा पका हुआ है, किसी भी वक्त वो काम हो जाना है। तो मुझे ये सब कुछ चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी गलाजत जो थी, अलाइश, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अदालती अलाइश, छिछड़ा वो राइट वर्ड होगा, जो कई दफा ऐसा गोश्त का टुकड़ा जिसको देख के ही आपको वॉमिट आ जाए, वो जो छिछड़ा था वो उतर रहा है और मेरा ख्याल 1 या 2 दिन रह गए। आज 23 है तो 25 तारीख आखिरी है। तो ये जब छिछड़ा उतर जाएगा, जिसका नाम काजी फाइज ईसा है, तो ये सबसे बड़ी खुशी पाकिस्तानी कौम के लिए तो ये है कि इस घटिया तरीन इंसान से पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, माजरत है इन अल्फाज के लिए, वो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इससे बेहतर अल्फाज में उनके लिए क्या अदा करूं। वो जब ये छिछड़ा उतर जाएगा, ये अलाइश अदालती निकल जाएगी, तो आप देखेंगे इनसे ये सिस्टम संभलेगा नहीं। ये कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हर जज हर केस को आईनी बेंच की तरफ भेजता जाएगा तो फिर चला लें ये आईनी बेंच और आईनी बेंच ही अकेला काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट इनइफेक्टिव होगी। दे हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये इस तरीके से काम नहीं चला सकेंगे, या फिर इनको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, पीसीओ जजेस लाने पड़ेंगे। इन जजेस ने ना इस्तीफा देना है, ना ही इन जजेस ने इनकी जो सारी की सारी रिक्वायरमेंट है कि सरनगू होकर काम करें, मुझे वो करते हुए नजर नहीं आ रहे। बहरहाल देखते हैं, मैं कोई हतमी इस पर अपना तज्जिया नहीं दे सकता। आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चलेगा कि ये सब कुछ होता क्या है। अगली खबर है जी कि नेशनल साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स मंजूर कर लिए गए। पहले पाकिस्तान के अंदर जो साइबर क्राइम होता था उसको एफआईए इन्वेस्टिगेट करता था।
इन्होंने पिछले साल 2023 में इन्होंने ये एक नई साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई और इस एजेंसी के रूल्स अब इन्होंने पास करवाए हैं। और साइबर मतलब किसी को अगर किसी के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पोस्ट करेगा तो अब उसे 15 साल तक कैद देंगे। जी हाँ, आप जरा गौर कीजिए, पूरी दुनिया जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, पूरी दुनिया वहां पर रूल ऑफ लॉ की जो है वो हुक्मरानी हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर जैसे जैसे सिटीजन जर्नलिज्म आ रहा है, सोशल मीडिया आ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल बनाने चाहिए डेफेमेशन के खिलाफ, लेकिन उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ रही है। और यहां पर ऐसी एक फस्तायत का माहौल बनाया जा रहा है कि अब अगर कोई चौधरी साहब के खिलाफ या काजी फायज ईसा साहब जैसे बंदे के खिलाफ या मरियम नवाज साहबा की शान में कोई गुस्ताखी कर देगा तो उसे 15 साल तक सजा ये दे सकेंगे। एफआईए के पैरेलल इन्होंने ये नई नेशनल साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी है, जिसका जो डीजी होगा वो सूबे के आईजी के बराबर उसके इख्तियारात होंगे, उसको वो इख्तियारात दिए जाएंगे और लोगों को अब ये प्रोसिक्यूट तो नहीं परसिक्यूट करेंगे और परसिक्यूट करके 15-15 साल की सजाएं देंगे। ये करने को क्यों इनका दिल किया? ये इसलिए कि लोग इनसे काबू नहीं आ रहे। सब कुछ करने के बावजूद एक्स बंद कर लिया, यूट्यूब के ऊपर आपको पता है कि फायरवॉल लगा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन लोग इनसे काबू नहीं आ रहे। तो अब इनको एक ही तरीका नजर आया है कि एक नई एजेंसी बनाई जाए, एफआईए से ये काम लेके उस एजेंसी को दिया जाए, मार धाड़ की जाए, लोगों को 15-15, 20-20 साल के लिए अंदर डाला जाए जेलों के, ताकि उसके बाद लोग कोशिश करें कि हम किसी सूरत भी कोई पोस्ट ही ना करें सोशल मीडिया पे। मतलब लोगों की आवाज बंद करने की ये कोशिश है। बहरहाल ये कामयाब नहीं होगी क्योंकि कोई ना कोई अदालत इसको स्ट्राइक डाउन करेगी, कोई ना कोई। अभी देखते हैं आने वाले दिनों में। मैंने आपको कहा कि ये जरा सुप्रीम कोर्ट का माहौल देखिए, थोड़े दिन आपको सब्र करना पड़ेगा। ये आईनी बेंच का खेल जो शुरू होने वाला है इसको जरा शुरू हो लेने दीजिए, तो फिर हमें पता चलेगा कि मामला किस तरफ जाते हैं। चलने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जहां मैं बैठा हुआ हूं ये एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है। इंशाल्लाह कल आपको एक बड़ी खबर दूंगा मैं स्कैंडिनेविया से। इमरान खान की सपोर्ट के लिए, इमरान खान के लिए एक बड़ी तवाना आवाज यहां से बोलेगी और एक नई शुरुआत यहां से करेंगे इंशाल्लाह चीजों की। वो उसकी अपडेट आपको कल के वीलॉग में दूंगा। फिलहाल मैं यहां से आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।